नेक्स्ट टॉपिक चालू कर देते हैं अपन। एक समान समावेशित समय आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सम आवेशित है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक करा देते हैं अपन। अब इसमें पार्ट में केवल गाउस के नियम के एप्लीकेशन ही है सारे के सारे। अरे किरण गोरा माइक तो चल है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम चलते हैं, माना है कि कोई सम आवेशित अनंत लंबाई का चालक तार है, आवेश का वितरण एक समान है, सब जगह समान आवेश रहेगा, अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार है। रेखीय चालक तार है, आवेश का तो कौन सा काम लेंगे, रेखिक आवेश है, क्योंकि लंबाई में आवेश का वितरण है। मान लो कि रेखिक आवेश के बराबर मान लिया हमने, बराबर मान लिया, ये अनंत रेखीय चालक तार है, ये अनंत रेखीय चालक तार, ये डैश डैश कर देते हैं नीचे भी और ऊपर भी, तो अनंत लंबाई को शो करेगा अपने पास, ठीक है। मध्य बिंदु जो है इसका ये को ले लेते हैं, मध्य बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर कोई बिंदु पी ले लेंगे, इस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये धनावेशित मान लेता हूं, ये वो बिंदु हो गया, ये भी बिंदु मान लिया हमने, और ये बिंदु भी मान लिया। इस पर अल्पांश जो है वो डीएल मान लेते हैं छोटा सा, ऐसे इस पर अल्पांश अपन के मान लेते हैं, ये भी डीएल मान लेते हैं। अल्पांश पर आवेश जो है वो dq मान लेता हूँ, कितना आवेश मान लेता हूँ, dq आवेश। यहाँ पर भी dq आवेश है और यहाँ पर भी dq आवेश है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम में। सबसे पहले हम चलें, इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश में बाहर की ओर आवेश से किधर हो जाएगी, बिंदु की ओर होगी, आवेश से बिंदु की ओर होगी, और सी रचना करना होगी, ये लाइन इधर। इसी प्रकार फिर आवेश से किधर हो जाएगी, बिंदु की ओर हो जाएगी, ये रचना में है, ये रचना, ठीक है। आवेश से बिंदु की ओर हुई, ये डी मान लेते हैं, ये भी डी हो जाएगी, क्योंकि अल्पांश की लंबाई समान है, आवेश भी क्या है, समान है। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे अपन बढ़ें, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम कैसे हैं, एक बार देखो, ये मध्य बिंदु माना है मैंने, तो ओ ए इसके बराबर है, बी के बराबर है। दूसरा, ये कॉमन लाइन हो गई, कितनी हो गई, उसके बाद में ये कोण न पड़ेगी, तो ये कोण भी इसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर, ये भी 90 हो जाएगा। इसलिए अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब ये कोण अल्फा है तो सीधा कोण से ये अल्फा हो जाएगा, फिर यहां से ये भी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है मामला? किसी भी सदिश को दो घटकों में बांटा जा सकता है, एक तो अक्ष के अनुदिश मान लो, एक अक्ष के या फिर यूं कह सकते हैं दो घटक हो जाएगा और क्षैतिज घटक हो जाता है। तो सबसे पहले इसका यहाँ पर घटक को डी cos अल्फा, ये घटक क्या हो जाएगा, डी sin अल्फा, ये घटक डी cos अल्फा, और ये घटक क्या हो जाएगा, डी sin। अब यह है समझ में, ये ऊर्ध्व घटक है, दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है, दिशा क्या है, विपरीत है, तो ये दोनों घटक तो आपस में ग्रस्त हो जाते, ये दोनों घटक एक ही दिशा में है कि नहीं, अतः है परिणामी तीव्रता क्षैतिज घटकों के योग से दी जाती है। अब आ जाओ, क्षैतिज घटक किधर है, ये चालकतार हो गया कि नहीं हो गया, ये क्षैतिज घटक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब
चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तार के लंबवत बाहर की ओर। इस चित्र से अपने को केवल यही पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, चालक तार के लंबवत बाहर की। अब देखो इस बार ये अनंत लंबाई का चालक तार मान लो, मान लो इसमें ये बाहर की ओर हो गई, इस बिंदु के लिए बाहर इधर हो गया। अगर इस बिंदु के लिए लोगे तो यहाँ हो जाएगा, इस बिंदु के लिए लोगे तो इधर हो जाएगा। तो चारों ओर हो गई, एक ही नहीं हो गई अपने पास। इस बिंदु के लिए लोगे तो भी चारों ओर हो गई। तो अब अपने को यदि विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। वो गाउसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए, या फिर नाव या गन जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बेलनाकार। कारण विद्युत क्षेत्र जो है चारों ओर उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस चित्र से केवल अपने को दिशा का पता चलता है कि चारों ओर बेलन के रूप में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे एक चीज और बता देता हूँ, ये ऊर्ध्व घटक है, ये ऊर्ध्व घटक है, दोनों आपस में ग्रस्त हो गए। इसका मतलब ये हुआ है कि चालक तार की सीध में कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। अगर है अनंत लंबाई के चालक तार पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं पर, है ना, चालक तार पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसके चारों ओर उत्पन्न होता है, इस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ये याद रहना चाहिए। इसके बाद में अपन आधा टॉपिक हुआ है, आधा टॉपिक आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं। जस्ट ए सेकंड, आ रहा हूं, एक सेकंड। कोई आता है ना, बहुत पढ़ने लग जाना तुरंत, लाइक आ सकती है, आ जाए ना बोल दूंगा तो ये फॉलो पढ़ने लग जाना। मुझे कि ना फॉलो पढ़ने लगे पहले कुछ सोच के नहीं आया सर, जो मुझे पढ़ा है वो फॉलो नहीं पढ़ा है कल के लिए मुझे को चाहिए है, कल नहीं आना बेटा, है ना। कोई जानबूझ के मत बोल देना, ये तो रोज पढ़ा रहे हैं बोले। डॉक्यूमेंट्स तेरे तो ऊपर ही पड़े हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन मांगेगा, इतना थोड़े पूछेंगे। बोले फॉर्म भर रहा हूँ आज तो डॉक्यूमेंट्स कर लूंगा, फिर आऊंगा बोले कल और आना आप बोले, ऐसे बोलो उसको। करते क्यों भाई, तुम सोचते हो ना भाई अगर मेरे को बचाओगे, मेरे को 2 मिनट लगते हैं तो गाली बोले ये मैंने जो है ना इसको साथ टाइम पे फॉर्म भर रहा है, फिर मेरे क्या कर लो। इसलिए मेरा तो नाम ही मत लेना, उसी जाओगे उल्टे। हाँ जी भाई, अब अपन चालू करते हैं। चलो, तो इससे तो अपने को केवल ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इसके चारों ओर होती है। अब इसका एक दूसरा डायग्राम और बनेगा भाई, है ना, वो बना देता हूं मैं, उससे अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे चलेंगे। देखो ये अनंत लंबाई का चालकतार हो गया। उसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो ए
गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या, ये तो आर ले लो, ऊंचाई इसके बराबर हो जाएगी h के बराबर ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। ऊंचाई h मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें तीन बार मान लेते हैं, ये s1 है, ये s2 है और ये क्या है s3 मान लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताया लगभग ये e हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, सदिश क्षेत्रफल कितना होगा इस वृत्ताकार भाग का नीचे की ओर, तो ये ds हो गया कि कोण कितना हो जाएगा दोनों के बीच में 90 डिग्री। इसमें इधर ds के लंबवत, तो e और ds के बीच में कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 0 डिग्री का कोण। इसमें ये ds इधर हो जाएगा, e का मान इधर हो जाएगा, कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाता है। ऐसे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अब अपन चलते हैं तो गाउस के नियम के अनुसार क्या रहेगा, गाउस के नियम से E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन है 0। ये भी पढ़ा है तुम लोगों ने, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl, ठीक है। तो dq बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा dl, dq की जगह बुला ले सिग्मा क्यू ले लें, लैम्डा लंबाई कितनी है इसकी h, या तो समाकलन करो q बराबर लैम्डा इंटू l हो जाएगा, l का मतलब कितना हो जाएगा उसका s ले लेंगे, ये मान हमें इसका सेम क्या है दोस्तों e वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन है 0 हो जाएगा। इसके तीन पार्ट कर सकते हैं, तीन पार्ट कौन से, एक s1 के लिए, एक s2 के लिए, एक s3 के लिए कर सकते हैं। तो तीन पार्ट करोगे तो फर्स्ट पार्ट आएगा s1 e वेक्टर डॉट ds, दूसरा पार्ट करो e वेक्टर डॉट ds s3 e वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन है 0। पहले इसको खोल ले, तीनों को खोलो, एक्सपांड करोगे तो क्या रहेगा बताओ, e ds cos 90, कौन सा पार्ट है s1, दूसरा बोलो s2 e ds cos 0, तीसरा पार्ट बोलो s3 e ds cos 90 बराबर लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन है 0 के बराबर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मैं बोलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलो ये डायग्राम बिठा लेता हूँ, देखो cos नंबर का मान 0, a भी 0, cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये आएगा 0 प्लस s2 e ds प्लस 0 बराबर लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन है 0। e को बाहर ले लेंगे, क्या रहेगा ds s2 बराबर लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन है 0। अब ds का समाकलन क्या हो जाएगा s, वैसे क्या होता है s, पर ये s2 पार्ट बेलनाकार भाग का नहीं, बेलनाकार भाग का या बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h होता है 2 पाई r h। तो हम क्या लिखेंगे इसको e into 2 पाई r h बराबर लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, s से h हो जाएगा, e is equal to क्या होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन है 0। दो से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू r 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके इक्वल हो जाएगा एक इक्वल, तो e is equal to क्या हो जाएगा 2a लैम्डा अपॉन r, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो r के हो जाएगा। e इसके समानुपाती हो रहा है लैम्डा के,
और ई समानुपाती कौन है आर, मतलब दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र के मान में बढ़ेगी कमी, अतः अनंत रेखीय चालकता के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी के विद्युमानुपाती होता है। आ गया समझ में? अब अपन ग्राफ बनाएंगे इसके, एक तो ये ई ले लेता हूं मैं, ये लैम्डा ले लेंगे, सरल रेखा ये दूसरा ग्राफ ये 0 ये ई हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? अतिपरवलय आकार, ई समानुपाती कौन है आर हो जाएगा, ग्राफ अतिपरवलय आकार आ जाएगा इसमें। ठीक है बेटा, और एक ग्राफ और बता दो, ये 1/r है, ये ई है, ग्राफ कैसा आ जाएगा इसमें? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है अपने पास, सरल रेखा प्राप्त है। क्लियर है हमारा सारा का सारा? अब स्क्रीन छोड़ दो अगर ऑनलाइन वालों, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, हाँ भाई, अब नेक्स्ट एक टॉपिक है न्यूमेरिकल बात बताऊंगा इसमें, सम आवेशित अनंत अचालक, अचालक और कुचालक एक ही बात नहीं है ना, परत या चादर भी कह सकते हैं इसको, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ भाई, दूसरा टॉपिक है सम आवेशित अनंत अचालक परत या चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले बता देता हूँ, परत का उदाहरण बादल, क्लाउड्स, बादल, बादलों में से आर पार जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो बादल इसका उदाहरण हो गया आपके पास। अब इसमें आवेश का वितरण क्षेत्रफल में होगा कि नहीं होगा? लंबाई और चौड़ाई दोनों काम करेगी, क्षेत्रफल में होगा। तो आवेश घनत्व को कौन सा काम में लेंगे इसमें? पृष्ठ आवेश घनत्व काम में लेंगे। तो मान लेते हैं कि अनंत अचालक चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा मान लिया। क्लियर है? ये अनंत अचालक परत बना देता हूं मैं, ये इनफाइनाइट तो नीचे छोड़ दिया मैंने खाली डैश डैश डैश, ये आवेश का वितरण कर दिया इसमें। इसमें क्या करते हैं अपन, सेम पिछले वाला टॉपिक था ना, बस वैसा का वैसे, ये मध्य बिंदु ओ ले लेंगे, यहाँ से ए हो जाएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दो बिंदु ले लिए और ये लाइन मैंने सीधी खींच दी। यहाँ पर एक अल्पांश ले लो, अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वापस वही डी हो जाएगा। अभी पिछला टॉपिक पढ़ा था ना, सेम टू सेम चलना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जितना आवेश उस पर हो गया उतना आवेश यहाँ पर ले लिया हमने। तो ये डी यहाँ पर आवेश हो गया, यहाँ पर कितना आवेश हो गया? डी हो गया। इस डी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश में बाहर की ओर हो गई, इसमें भी धनावेश में किधर हो जाएगी? बाहर की ओर। ये लाइन और ये लाइन जो है रचना में बनी है, कंस्ट्रक्शन किया है, ये डी हो गया, ये भी डी है अपने पास। अब थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है? सर्वांग सम है, इसलिए अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? अल्फा। और अगर ये कोण अल्फा होगा तो वो कोण भी किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा के बराबर। इसी सभी कोण
ये भी सीधा विमुख हो गया। अब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, घटकों में अगर बांटोगे तो यहाँ से इसका घटक बनाओगे क्या आएगा, cos तो DE cos अल्फा, यहाँ पर घटक करो DE sin अल्फा, फिर इसका घटक करो DE cos अल्फा और इसका घटक करो DE sin अल्फा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। पूर्व घटक ये रहे, दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है, दिशा क्या है इसकी, विपरीत है, कैंसिल हो गई ये तो कैंसिल हो गए, ये दोनों घटक जुड़ेंगे भी नहीं, तो परिणामी तीव्रता कौन से घटकों के योग से प्राप्त हो जाएगी, क्षैतिज घटकों के योग से प्राप्त होती है। परिणामी तीव्रता क्षैतिज घटकों के योग से दी जाती है। क्षैतिज घटक जो है वो परत से कितने डिग्री के कोण पर है, 90 डिग्री के कोण पर। तो फिर वापस इस डायग्राम से केवल अपने को यही पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, परत के लंबवत होगी। जैसे ये बादल है तो परत के लंबवत ऊपर की ओर भी होगी और नीचे की ओर भी होगी। क्लियर? अगर जैसे मान लो कि मेरा हाथ इसमें इसको परत मारना तो इधर भी हो जाएगी और पीछे भी हो जाएगी। अगर इस बोर्ड को मैं परत मान दूं तो इस साइड में भी होगी और पीछे वाले कमरे में भी होगी, पर बोर्ड जो है ना परत को माना जा सकता है, बोर्ड परत का उदाहरण नहीं है, कारण बोर्ड में से आकार बढ़े जा सकते हैं, इसलिए केवल माना जा सकता है कि अगर इसको परत मान लिया जाए तो आधा विद्युत क्षेत्र इधर होगा, आधा कहां होगा, पीछे वाले रूप में हो जाता है। अब अपन चलते हैं इसका टॉपिक का आधा पार्ट, वो सोल्व कराता हूं। परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए एक बेलनाकार गौसीय प्रश्न की कल्पना की जाती है। ये बेलनाकार गौसीय प्रश्न है। ये जो गौसीय प्रश्न है ये आकार है परत का। मैंने बताया था परत में से आकार ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो। एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। एक्चुअल में ये डायग्राम जो है ना 3D का है, इसका है एक डायग्राम है 3D का। तो ये डायग्राम ऐसा नहीं है जैसा मैंने बता रखा है, ये बेलन यू नहीं है, ये बेलन यू है। तो आधा पार्ट इधर आ जाएगा, आधा कहाँ चला जाएगा, पीछे वाले रूम में जाएगा कि नहीं जाएगा, आधा पार्ट इसका पीछे वाले रूम में चला जाएगा, आधा पार्ट इधर। अब तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले इस बात के लिए इसका क्षेत्रफल इधर हो जाएगा, धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की परत के लंबवत इधर हो जाएगा। तो इस पहले पार्ट में ई भी इधर हो जाएगा और डीएस भी इधर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया नहीं? अब आ जाओ इसमें पीछे वाले रूम में चले जाए, पीछे वाले पार्ट में। पीछे वाले रूम में जाओगे तो विद्युत क्षेत्र भी पीछे की ओर हो जाएगा, ठीक है ना, और क्षेत्रफल भी किधर हो जाएगा, पीछे की ओर। इसमें ये पी भी इधर हो जाएगा और डीएस भी इधर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब ये तीसरा पार्ट आ जाओ जो बेलनाकार भाग है, उसका बता देता हूँ। क्षेत्रफल इसके लंबवत हो गया तो डीएस आ गया कि नहीं आ गया, विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास। अब सबसे पहले तीन भाग है, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये भाग क्या हो गया, S3 हो गया। S1 के लिए E और DS एक ही दिशा में हो गए, कोण कितना डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। यहाँ पर कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और तीसरे भाग में कोण किसके बराबर हो जाएगा, वापस 0 डिग्री के बराबर हो जाता है। आ गया होगा मेरे हिसाब से, जो बताया है मैंने सारा क्लियर है। कोई डाउट हो बोल सकता है भाई। तो गाउस के नियम से क्या करेगा, गाउस के नियम से E वेक्टर तो ds इज इक्वल टू सिग्मा 2 और क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0
अब इसके सबसे पहले सिग्मा बराबर ये बता रखा है मैंने d2/ds, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ds हो जाएगा। कुल आवेश अगर सिग्मा 2 मान लेते हैं तो सिग्मा क्या हो जाएगा s। ऐसे समझ में नहीं आता है तो समाकलन करो, d2 का समाकलन क्या हो जाएगा क्यों सिग्मा ऐसा कैसा हो जाएगा ds का समाकलन क्या हो जाएगा s, उससे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा तो ये इससे बढ़ जाएगा। सिग्मा s रखने पर क्या रहेगा वो ई वेक्टर डॉट ds सिग्मा s अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन है 0 के बराबर हो जाएगा। इसके तीन पार्ट कर सकते हैं अगर आंसर है। तीन पार्ट कैसे करोगे s1 क्या लिखोगे बताओ ई वेक्टर डॉट ds, दूसरा पार्ट s2 ई वेक्टर डॉट ds, तीसरा पार्ट s3 ई वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन 0। आगे आ गया आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था उससे वो का वही चीज चल रही है, अपने पास कोई चीज नहीं है। बोलो क्या आएगा s1 eds cos0 s2 eds cos 90 प्लस s3 eds cos 0 बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। cos नंबर का मान किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। cos 0 का मान 1, वहां से cos 0 का मान है 1 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे s1 eds प्लस 0 s3 eds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इसका मान क्लियर है बताओ। s1 और s3 दोनों ही वृत्ताकार भाग हैं और बेलन में दोनों वृत्ताकार भाग समान भी हैं, समान है तो ये लिख सकते हैं E ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0 की बार करना क्या आएगा ds सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0। ds का समाकलन कितना हो जाएगा s 2e इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन 0 s कट गया e बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एक बार इसको जोड़ के लो उसके बाद में बने आगे बढ़ेंगे। हो गया वहां पर डीजे आलोक नाम देखो डीजे आलोक। हाँ जी आगे अपन चलते हैं। क्या आया e बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 वेक्टर फॉर्म में आपके पास आएगा। अब एक चीज देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है ठीक है ना। अगर मैं ग्राफ खींचूं e और सिग्मा के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस समानुपाती सिग्मा हो रहा है। अब देखिए ये और बराबर r में और e में ग्राफ खींचे कैसा ग्राफ आएगा r में और e में ग्राफ कैसा आएगा कैसा आना चाहिए r का e ग्राफ नियतांक के बराबर, कारण इसमें r कहीं भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है। हाँ भाई कांस्टेंट लाइन आएगी, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के समांतर रेखा रहेगी और मान जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अपन ये लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं
करता है। मतलब इसमें अनंत अचालक परत में विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है और सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको समरूप विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? अब एक चीज हो सकते हैं, ये परत है, अब ये परत है, ए बिंदु तो ये है ए, और ये ए है, और ये बिंदु क्या है बी। तुम्हारी किताब में क्वेश्चन है कि अचालक परत के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर, एक साइड ये हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, एक ओर से दूसरी ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा ये बताना है। तो सबसे पहले बनावे से विद्युत क्षेत्र इधर हो गया, क्या होगा मान लो E1 बराबर सिग्मा अपॉन 0 I के, प्लस दिशा में है तो I के हो गया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 माइनस में I आएगा, क्योंकि इस दिशा में हो गया है, नहीं हो गया, वो प्लस दिशा में हो गया, ये कौन सी दिशा में हो गया, माइनस दिशा में। तो A से B तक है विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा E बराबर E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, देन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 I माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 I, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 I। ये किताब का क्वेश्चन है, वो बता दिया है कि एक ओर से दूसरी ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर परिवर्तन होता है। अब इसको छोड़ दे लो, खत्म।